साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि मैं पीजीटी केमिस्ट्री वर्ग 1 छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 के लिए जो सीरीज शुरू किया है, उसमें आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का जो तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। उसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ बातें मैं पिछले वीडियो में बात किया था, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके एक बार देखिए, जिसमें आपको मैं सिखाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में हमको एक या दो से अधिक अगर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात है, तो उसके आधार पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आज हम उसका थोड़ा सा आगे का भाग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें हम आज ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है कभी भी क्या पॉइंट या फ्रैक्शन में आ सकता है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका दशमलव या भिन्नात्मक हो सकता है क्या। तो चलिए बात करते हैं। कुछ यौगिकों में सामान्य नियमों से कुछ परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या भिन्नांश में आती है, मतलब फ्रैक्शनल में आती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 8 + 8/3 है। इतना इसका मतलब है 8/3 है। यह अजीब लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा करना या स्थानांतरण कभी भी भिन्नांश में नहीं होता। भाई कभी भी आप 1.2 या 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा कभी ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन ये अजीब है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +8/3 कैसे हो रहा है। तो वास्तव में यह भिन्नांश ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक में उस तत्व की औसत ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है। औसत यानी कि एवरेज। तो उदाहरण के लिए Fe3O4 में आयरन परमाणु की +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो आयरन है इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूं तो वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी है और आपका +3 ऑक्सीकरण अवस्था में भी है। यह फेरस ऑक्साइड FeO और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर है, जिसे FeO Fe2O3 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोनों का अगर एवरेज ऑक्सीडेशन निकाला जाता है तो उसका जो वैल्यू है वो +8/3 आता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कुछ विरोधाभास भी होता है। चलिए आगे बात करते हैं इसी में। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास फेरीफेरोसाइनाइड। एक एग्जांपल है, इसका नाम है आपका फेरीफेरोसाइनाइड। इस अणु में 4 आयरन परमाणु, यहाँ पे कितने हैं, एक अंदर बाहर में 4 है और इधर 5, तो इस टोटल 5 आयरन परमाणु में से जो 3 आयरन सॉरी 4 आयरन परमाणु जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और 3 आयरन परमाणु कहाँ पे है, आपका +2 में है। ठीक है, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो टोटल 7 है इसमें। देखिए यहाँ पे ये बाहर में जो 3 लगा हुआ है इसके लिए आपका +3 हो जाएगा, यानी कि 3 आयरन परमाणु अंदर में है और 4 आयरन परमाणु कहाँ पे, बाहर में है। तो इस तरीके से जो टोटल 7 आयरन है, इसमें से जो टोटल 7 आयरन है उसमें से 4 आयरन जो है +3 में है और आपका 3 आयरन जो है वो किसमें है, आपका +2 में है। तो ऐसे भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जिसमें अलग-अलग ऑक्सीकरण अवस्था के एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इस अणु में आयरन की औसत ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या सभी परमाणुओं का एवरेज निकालने पर 18/7 यानी कि सोचिए ये कितना हो जाएगा, 18/7 आती है, जो एक असामान्य संख्या है। मतलब ये अजीब है कि 18/7, 8/3 ये कैसे आ रहा है। तो अतः औसत ऑक्सीकरण अवस्था संख्या या औसत ऑक्सीकरण संख्या यह दर्शाती है कि यौगिक में भिन्न-भिन्न बंधन परिस्थितियों में उपस्थित परमाणुओं की एवरेज जो स्टेट है वो क्या है। तो डिफरेंट बॉन्डिंग सिचुएशन में वो डिपेंड करता है कि एक पूरे कंपाउंड में अगर वो बना होगा तो किस, जैसे वो डबल बॉन्ड से बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड है, इस अकॉर्डिंग वो अपना ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, शो करता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमको उसकी संरचना को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे, किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का अगर हमको संरचना क्लियर नहीं होगा, जिससे हम क्या निकालते हैं, अपना जो स्ट्रक्चर है, इससे हमको प्रॉपर पता चलेगा कि हम कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बहुत बार पूछा गया है कि कैरोज अम्ल, इसका एग्जाम्पल है H2SO5, इसको बोलते हैं कैरोज अम्ल। ठीक है, कैरो अम्ल। इसमें पूछा जाता है कि कैरो अम्ल का
ऑक्सीकरण अवस्था मतलब इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो देखिए, अगर हम नॉर्मली अपना पुराने मेथड से जाएँगे, तो सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमको पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो हमने लिख दिया +1। उसके बाद बाहर कितना लगा है H2 तो 2 प्लस सल्फर का हमको नहीं पता, तो हम करेंगे X। उसके बाद ऑक्सीजन का हमको पता है कि एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 5 और पूरे का बराबर हमको 0 लेना होता है, ये हमारा नियम है। चलिए, उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 2 हो जाएगा, प्लस x - 2 तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x - 10 = 0 और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? चलिए मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, 1 मिनट। x - 8 बराबर हो जाएगा 0 और x बराबर हो जाएगा +8। तो यहाँ पे देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है क्या? +8 जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सल्फर का जो 16 ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, तो सल्फर का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था हमको पता है कि +6 हो सकता है। यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं और इस स्ट्रक्चर में अगर बात करते हैं, तो हमको पता चलता है कि इसमें जो ऑक्सीजन है, उसकी जो बॉन्डिंग स्टेट है, उसके आधार पे सल्फर अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो कैरोस एसिड का स्ट्रक्चर है, ये देखिए, सल्फर के साथ पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर अधिकतम 6 बॉन्ड बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस बीच में सल्फर का 6 बॉन्ड बना देते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 1 ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, उसके बाद इधर हो जाएगा आपका OH और ये कहलाएगा आपका O, O और आपका हो जाएगा H। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का जो फ़ॉर्मूला है वो आपका था H2SO5 और देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मैंने बना दिया है, एक आपका ये है और आपका ये है। उसके बाद एक सल्फर बना दिया हमने बीच में, तो ये आपका होगा सल्फर और कितने ऑक्सीजन है? 5 1 2 3 4 5। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, अगर कभी भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बाइंड होता है या बॉन्ड होता है और वहां पे बनता है परऑक्साइड बॉन्ड, क्या बनता है? परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड बंध। तो अगर अगर ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? -2 रहेगा। लेकिन अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, देखिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। ये देखिए -1। तो जितने जगह ये माइनस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वहां पे इसका स्टेट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा और जितने जगह ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे -1 में है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे किस में है? -2 में है। क्लियर है यहाँ पे? अब इसके आधार पे हमको क्या निकालना है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो मैं क्या बोला हूँ? 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट ना, इन पेरोक्साइड बॉन्ड ईच एटम हैज माइनस, हाँ, पेरोक्साइड बॉन्ड, सॉरी पेरोक्साइड बॉन्ड जब बनता है, हाँ, थोड़ा-सा मैं गलत बोल दिया था। जब भी ये पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड में जितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, उन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? माइनस होगा। उसके बाद जो भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है या वो पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2 होगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। H2S, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन जनरल ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए H2 और आपका क्या हो जाएगा? S, उसके बाद 2 ऑक्सीजन यहाँ पे अलग है, O2 अलग है और आपका 3 ऑक्सीजन आपका ये अलग है। तो इसको ऐसे कर दीजिए H2S O2 O3। अब प्रॉपर आप कैलकुलेट कीजिए, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 और कितने हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, ये देखते जाइए। यहाँ पे मैं इसको आपको पॉइंटर से दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका 2 हाइड्रोजन का है, +1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद X हमको पता है सल्फर का निकालना है। उसके बाद ये हो जाएगा +2, किसके लिए है? 1 ऑक्सीजन का -1 है इस पेरोक्साइड बॉन्ड में, तो +2, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो -1। उसके बाद हो जाएगा 3 ऑक्सीजन का -2 है तो हो जाएगा 0। उसके बाद इसको जब प्रॉपर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2, ये हो जाएगा 2 प्लस
एक्स और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 तो -6। ठीक है, तो ये +2 से -2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x -6। x -6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना निकला, 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको एक्स वाले मेथड तो जाना ही है, लेकिन कभी कभी अगर आपको लगता है कि ये अजीब है, 6 से 8 जा रहा है, आपको पता है कि सल्फर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा शो नहीं कर सकता, तो अगर आपके आंसर में वो +8 तक जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कुछ तो गड़बड़ है आपके मेथड में। ठीक है, चलिए इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है आपके पास H2O2 8 S2, यहाँ पे देखिए H2O8 2 माइनस, इसमें निकालते हैं। अब देखिए इसमें भी एक पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, आपका सल्फर जो है एक पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये देखिए मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये सल्फर, उसके बाद क्या है आपके पास पेरोक्साइड बॉन्ड है, सॉरी ये हो गया। अब कितने ऑक्सीजन है, 8, तो बना लीजिए 8 और सल्फर का 6 करिएगा, क्योंकि सल्फर जब तक 6 नहीं होगा कंप्लीट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा O, तो निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 माइनस है तो एक माइनस इधर और एक माइनस इधर। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, S2O8 2 माइनस का। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रहा होगा तभी तो एक माइनस चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है, तो इसके लिए आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कंप्लीट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहा होगा तो वो निकला होगा, इसका मतलब हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपका टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट था ये सल्फर का S2O8 2 माइनस, तो यहाँ पे हाँ एक मिनट, S2O8 माइनस। अब देखिए सल्फर का हमको निकालना है, सल्फर कितना होता है नहीं पता, तो सल्फर का हमको नहीं पता तो क्या लेंगे 2 इंटू एक्स। उसके बाद एक यहाँ पे कितने ऑक्सीजन था, दो ऑक्सीजन -1 में था। ठीक है, ये भी आप बनाए थे वैसे, ये यहाँ देख लीजिए, इसका -1 है और इसका -1, तो 2 ऑक्सीजन का आपका -1 है और 6 ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है -2 है, और 6 ही है आपका, 2 2 4 2 6, और टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका -2 के बराबर था, क्योंकि -2 आपका ऑक्सीडेशन इधर था। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, H2 है ना, तो 2x -2 और ये हो जाएगा कितना 6 2 जा 12, तो माइनस ये हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू -2। अब ये -2 और -12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14। ठीक है, तो 2x -14 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -2 + 14 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2 और ये हो जाएगा 6। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में भी आपका H2O8 -2 वाले कंपाउंड में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। लेकिन अगर नॉर्मली अगर आप इस स्ट्रक्चर को नहीं पता, आपको पेरोक्साइड बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, सल्फर का होता है 2, फिर हमने लगा दिया क्या, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 8 इज इक्वल टू हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा 2x -8 दूनी 16 इज इक्वल टू -2, और 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 इधर जाएगा तो -2 प्लस ये हो जाएगा 16, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 14, तो 14/2 हो जाएगा 7। तो आप अपना आंसर क्या निकाल देंगे, +7 निकाल देंगे, जबकि +7 है ही नहीं, आपका आंसर क्या आ रहा था, +6 आ रहा था। तो इसीलिए जो पेरोक्साइड बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। जब मैं मेन ग्रुप एलिमेंट या जो हम कार्बन फैमिली पढ़ाएंगे आपको, या जब पढ़ेंगे सल्फर नाइट्रोजन बोरॉन वाला फैमिली, इसमें हम आपको बताएंगे कि कब आपका एस एस बॉन्ड होगा, कब आपका एस ओ एस बॉन्ड होगा, इसमें आपको पता चलता है। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही आपको फास्फोरस वाले में भी आता है, फास्फोर का पीओपी बॉन्ड इस ट्रिप पे आता है, पीओपी बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है पेरोक्साइड बॉन्ड बनाता है और कहाँ पे आपका नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए तो ये 2 एग्जांपल हो गए।
तीसरा एग्जांपल लेते हैं HNO4 का। इसको बोलते हैं क्या? पर ऑक्सीनाइट्रिक एसिड, HNO4। अब एग्जांपल को लिखते चलिए कॉपी में। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कम्स आउट टू बी +7। देखते हैं, चेक करते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे चेक करते हैं। हाइड्रोजन का होता है +1, बिल्कुल लिख लिए। उसके बाद नाइट्रोजन का नहीं पता तो हम लिखते हैं इसको क्या, +x। और ऑक्सीजन कितना होता है, 4 2 8, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए, x इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हो जाएगा +7। इसका मतलब अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाते हैं, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहा है +7, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका नाइट्रोजन अधिकतम +7, अधिकतम +5 में जा सकता है, क्योंकि हमको पता है नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 का एलिमेंट है, और ग्रुप 15 वाले में होता है आपका 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा आपका 3। तो 3 टू 5, 5 टू 7, 7 इसका एटॉमिक नंबर है। तो अधिकतम ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, और अधिकतम ज्यादा ज्यादा कहाँ जा सकते हैं, +5 में। ठीक है, चलिए। अब इनफैक्ट HNO3 इज peroxy नाइट्रिक एसिड विच कंटेन्स वन peroxide ग्रुप। इसमें भी एक peroxide ग्रुप होता है, जिसमें 2 ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1। तो यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा +x। और कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन में से 2 का आपका +2 है, सॉरी 2 का -2 है और 2 का क्या है आपका -1 है। तो अगर ऐसे करेंगे इसको, 2 इंटू -1 और +2 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और -2, इधर आपका +1 है, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और -4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक मिनट में, -2 और -4 हो जाएगा -6, और -6 और +1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। और पूरा सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू +5। इसका मतलब परऑक्सी नाइट्रिक एसिड में यहाँ पे देखिए आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है नाइट्रोजन के। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। मैं वापस से दोबारा समझा देता हूँ, कुछ नहीं है आपका। जो HNO4 आपका एग्जाम्पल था, उसमें आपको बताया कि एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, एक क्या है आपका पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड इसीलिए आपको पेरोक्सी बोल रहे हैं, नाम से समझिएगा। पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है कितना, +1, और नाइट्रोजन का हमको नहीं पता तो हमको चलिए एक से लेंगे। लेकिन इन चारों ऑक्सीजन में हम अपने से एजम्पशन नहीं करेंगे कि चारों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे। तो इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो एक पेरोक्साइड बॉन्ड मतलब ऐसा बनता है, हमेशा याद रखिएगा। पेरोक्साइड बॉन्ड जो है हमेशा ऐसे रहता है। तो ये अगर पेरोक्साइड बॉन्ड बना हुआ है तो ये -1 होगा, और इसमें भी क्या होगा आपका -1 होगा। तो 2 ऑक्सीजन -1 में है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में है। तो लिख लेते हैं +2 ऑक्सीजन इंटू -1 और +2 इंटू आपका -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x+1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और -2 और -4 इज इक्वल टू 0। तो -4 और -2 को कितना हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा, और -6 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका +5। ये हुआ आपका आंसर। तो कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हड़बड़ी ना करिएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन में बता चुका हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो तीसरा एग्जाम्पल है वो आपका है क्रोमियम का CrO5। CrO5 में आपको निकालना है। तो अगर आप CrO5 में आपको मैं बोलूंगा, एक मिनट, CrO5 में अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोलूं तो आप क्या करिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। CrO5 हमको नहीं पता क्रोमियम का, हमने क्रोमियम का x ले लिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो x -10 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +10। इसका मतलब क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आ रहा है, +10। और लॉजिकली आप सोचिए, क्रोमियम जो है 24 नंबर एटॉमिक नंबर है, और 24 में होता है D4 और S2। इसका मतलब क्रोमियम जो है अधिकतम +6 में जा सकता है। लेकिन ये क्या बात हुआ भाई, +10 कहाँ से आया? तो इसके लिए इसमें हमको जानना जरूरी है कि क्या इसमें कोई पेरोक्साइड बॉन्ड है क्या।
तो इसके लिए ध्यान से देखिए कि जब क्रोमियम का CrO5 स्ट्रक्चर बनता है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। देखिए क्रोमियम का तो कैसे है, एक ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड के साथ है और ये आपका पेरोक्साइड बॉन्ड है, यानी कि जहाँ पे आप ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड से क्या बोलते हैं कनेक्टेड है, वो कहलाता है आपका पेरोक्साइड बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे जो 4 ऑक्सीजन है वो आपका पेरोक्साइड बॉन्ड से लिंकेज है। इसका भी -1 होगा, इसका भी -1 होगा, इसका भी -1 होगा, इसका -1 होगा, ठीक है। और इस -1 होने की वजह से आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, CrO5। तो क्रोमियम का हम ले लेंगे X प्लस आपका 4 ऑक्सीजन किस में है, -1 में है, और आपका एक ऑक्सीजन किस में हो जाएगा, आपका +2 में हो जाएगा, सॉरी -2 में हो जाएगा। तो 1 - 2 = 0 और ये हो जाएगा X -4 -2 = 0 और x हो जाएगा -6 0। तो x क्या हो जाएगा, +6। इसका मतलब आप क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या निकाले, +6। ठीक है, तो यहाँ समझिए कि अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है और गिन के आपके पास 10 15 या 20 ही स्ट्रक्चर हैं इस टाइप की जो एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमा के एक्सेप्शन पूछना चाहता है कि बच्चा या स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं वो उसको समझ पाया है कि नहीं पाया उस चैप्टर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है क्या, ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं पूरा सबको जोड़ के। +2 होता है कैल्शियम का, -2 होता है आपका किसका, क्या ऑक्सीजन का, और ये +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कैल्शियम का हमको पता है +2 होता है, ऑक्सीजन का होता है -2, और इसका नहीं पता कैल्शियम क्लोरीन का, तो हम क्या करेंगे, प्लस x लेंगे, और कितने क्लोरीन है, तो 2, तो 2x = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x = 2x। हाँ, मतलब जैसे कि आपको पता चल रहा है कि कैल्शियम जो यहाँ पे +2 में है, ठीक है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसका एवरेज ऑक्सीडेशन अगर हम नंबर निकालते हैं, ठीक है, एवरेज अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो क्लोरीन का इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और एक क्लोरीन का -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है। ठीक है, इसीलिए इसका टोटल जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है अगर मैं निकालूं पूरा, और कैल्शियम का +2 है, तो टोटल इससे कितना आंसर आएगा, +2 से कट जाएगा -2, और ये जाएगा आपका, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x = 0। तो x अपना क्या आंसर आएगा इधर, हाँ, पूरा टोटल कैल्शियम का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है आपको, 0 आ रहा है। तो हाउएवर इट may बी नोटेड दैट द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम 2 इन दिस ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन इन OCl- is +1 and chlorine minus is -1, and the average number of average of two oxidation number जो +1 और -1 निकालेंगे, ठीक है, तो टोटल इसका 0 के बराबर होगा। तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका, एवरेज है, +1 और -1 में है ही, तो एवरेज अगर निकालें तो 0 आता है। ठीक है, चलिए अब आता है C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। आपने कभी कभी CO सुने होंगे, CO2 सुने होंगे, एक ये तीसरा क्या है, C3O2। तो C3O2 स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, और आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कहलाता है कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, इसमें देखिए टोटल निकालते हैं, कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 3x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, तो 2 - 2 = 0। तो कितना हो जाएगा, x प्लस या 3x + 4। ठीक है, 3x + 4 = 0, और इसको मैं सॉरी माइनस हो जाएंगे, एक मिनट, ये हो जाएगा माइनस, और x ये ऊपर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये 4/3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि इसमें से क्या कोई कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है, क्या कोई कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में है। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 कार्बन इसमें +2 में है, ठीक है, और एक कार्बन किस में है, 0 में है। तो जब कभी भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो किया जाता है सेम एलिमेंट के साथ, तो इस टाइप के जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको पता चलता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक वाला कार्बन, और जो 2 कार्बन है आपको किसमें, +2 में है।
चलिए नेक्स्ट सेकंड लास्ट एग्जांपल है आपका Br3O8। Br3O8 में भी जिसमें जो दो ब्रोमीन है, यहाँ पे देखिए जो दो ब्रोमीन है वो आपके +6 में है और एक जो ब्रोमीन होगा इसमें आपका +4 में है। ठीक है, तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम जो है +6 और +4 है। तो आपको पूछेंगे कि कितने ब्रोमीन का इसमें +6 में है और कितने ब्रोमीन का इसमें +4 में है। तो जब आप इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो ब्रोमीन एक्चुअली में 2 2 4 1 5 1 6, ब्रोमीन एक्चुअली में 7 बॉन्ड बना सकता है अधिकतम। ठीक है, तो 7 इसका अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो 7 से ज्यादा नहीं करिएगा, या कम हो सकता है जरूर। तो इसमें एक ब्रोमीन आपका जो बी सेंटर वाला है आपका +4 में है और ये आपका कितने है आपको +6 में है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका टेट्राथायोनेट आयन। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं, ध्यान समझिएगा, इसमें थायोनेट बॉन्ड है। उस समय क्या हो रहा था, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन रहा था। यहाँ देखिए सल्फर और सल्फर के बीच बॉन्ड है, 4 सल्फर ऐसा है देखिए, और जो बाकी बचा ऑक्सीजन वो कैसा है आपका इधर है, इधर देखिए, ये सल्फर के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ये सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और इधर आपका ऑक्सीजन है, इधर आपका ऑक्सीजन है। तो इसमें आपका जो दो सल्फर है, ठीक है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जो सल्फर है वो +5 में है, दो वाला आपका +5 में है और दो वाला सल्फर बिल्कुल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, बिल्कुल क्या है आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो एक के लिए कितना हो जाएगा भाई, अगर टोटल निकाला जाए तो आपका इसमें पूछते हैं कि जब दो सल्फर इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे ऑप्शन ऑप्शन कैसे रहेगा, +5 +5 0 0 ऐसे रहेगा। आपको चेक करना है, क्यों कैसे चेक करेंगे, आपको स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा। स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4 5 और ये कितना आपका 6, तो इतना 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और इसमें माइनस जुड़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आपका 5 2 2 4 1 5। उसके बाद क्योंकि इधर वाला सल्फर आपका जीरो ऑक्सीडेशन में है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए एक पूरा जो मैं ये जो बना के दिया हूँ इसको अच्छे से पढ़िए, स्ट्रक्चर को बनाइए, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज विदाउट स्ट्रक्चर आप नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिया हूँ। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na2S2। इसमें आप कैलकुलेट करिएगा, Na2S2 में आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है सल्फर का। सल्फर का कैसे होता है, देखिए सल्फर का होता है आपका 2x, हमको नहीं पता क्योंकि दो सल्फर है, और सोडियम का कितना होता है आपका +1। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा +1 इंटू टू और प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 + 2x इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/2, तो पड़ जाएगा, आपका आंसर आएगा -2। तो सल्फर का इसमें कितना है आपका -2। तो इस तरीके से मैं सारा आपका जो सॉल्यूशन है उसको भी बना के दे दिया हूँ। एक बार इसको पढ़िए, देखिए, समझिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरॉन, बोरॉन को मुझे निकालना है Na2B4O7 में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दो आपका क्या है सोडियम है, तो दो 2 + 1 और नहीं पता कितना है बोरॉन, कितना है 4 है तो 4x और +7, तो 7 इंटू टू -2 14 हो जाएगा और -14 में कितना हो जाएगा, -14 में अगर आप दो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 + 1 और +4x है, अब +4x हो जाएगा +7 -2, सॉरी मतलब मल्टीप्लाई, तो 7 टू जा 14 हो जाएगा, तो -14 और +4x और कितना हो जाएगा 2 + 1 नहीं कि 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 12/3 4 हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/4, तो 4 दिया 12। तो इस तरीके से आपका जो बोरॉन है इसमें कितने है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर आप जैसे यहाँ पे देखिए मेथनॉल है आपका, CH2O है, HCOH है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तब आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका HNO4। मैं तो आपको बता ही दिया हूँ, अभी आपको HNO4 सिखा रहा था ना, तो +5 आया था, ठीक है, नाइट्रोजन का। कन्वेंशनल मेथड से आप जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, +7 आएगा। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपका नाम समझिए, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे HNO4 पूछा है, तो HNO4 में क्या होता है, ये पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे एक पर ऑक्साइड बॉन्ड है ऑलरेडी। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल्स और मैं दिया हुआ हूँ, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट FeO4 3 माइनस का, उसके बाद MnO4 का, F2O का। एक बार इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ हूँ। नहीं बनेगा, मैं अगले वीडियो में इसको क्या करूंगा, सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज पूरा क्वेश्चन दिया हूँ, एक बार इसको सॉल्व करिए, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैं कुछ होमवर्क दिया हुआ था, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इतना कर लेंगे आपके लिए बहुत सफिशियंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें हम देखेंगे कंबसन रिएक्शन, दहन रिएक्शन, और आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, और इस तरीके से सारे रिएक्शन के टाइप्स को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। हाँ, और एक बात, कुछ कुछ आपको बुक्स भी बताऊंगा मैं। जैसे आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी अगर आपके पास होगा, या आपके पास युगबोध प्रबोध की कोई किताब होगा जो आपका एससीईआरटी है, ठीक है, एससीईआरटी का बुक है। और कुछ नीट वगैरह का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नीट से रिलेटेड, या अगर आपके पास जेई मेंस का कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस बुक है, तो उस तरीके से जो क्वेश्चंस वहां पे आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे एक बार, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, क्वेश्चंस एटलीस्ट मैं आपको बताया था 100 क्वेश्चन एक टॉपिक से आप उठा के करते जाइए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे भी रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए इसको, नहीं हो पाएगा मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।